नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से हम बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर थर्ड को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सेमेस्टर थर्ड में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका जो पेपर टाइटल है वो है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ये आपका कंपलसरी पेपर है। हिंदी में इसका पेपर टाइटल है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। तो यह दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराने वाला हूँ यह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। ऐसे विद्यार्थी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हैं उन सब के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबके एग्जाम में 11 दिसंबर को जो आपकी परीक्षा होनी है उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहीं से, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर एक साल पुराना है यानी कि 2023 का है और लगभग लगभग जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वहीं से सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एमसीक्यू मोड में, जैसा कि आप लोगों ने सेमेस्टर नंबर सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, तो आप सबको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा दिया गया है केवल बालकों के लिए, ओनली फॉर बॉयज। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ही है कि बालक और बालिकाओं का पेपर अलग अलग कराया जाता है, बाकी विश्वविद्यालय में सबका सेम होता है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा, क्या बालिकाओं के लिए भी है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच करते हैं। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जो कि है इफ सम ऑफर यू टू एक्सेप्ट द ब्रिज यू विल। यदि कोई आपको उच्च कोष घूस देने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन दिया गया कि भाई अस्वीकार करेंगे। ठीक है, यह स्वीकार करेंगे, 50% स्वीकार कर देंगे। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है भाई? स्वीकार नहीं करना है, अस्वीकार कर देना है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए थोड़ा सा फास्ट हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से सभी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि भ्रष्टाचार का भाग बनना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत सारी ऊर्जा देता है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है भाई, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई आपका वैध कार्य कर रहा है और उसके लिए घूस मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? घूस दे देंगे, घूस देने से मना कर देंगे, उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, और डी कह रहा है कि घूस देंगे और कार्य पूरा होने के बाद में शिकायत करेंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कार्य करने के बाद शिकायत करेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करेंगे? घूस देने से मना कर देंगे। तो आपका यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप सबसे आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 4 है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया, पहला ऑप्शन देखेंगे कि भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। तो बिल्कुल भाई, आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको भ्रष्टाचार का विरोध करना है। दूसरा है घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। और सी है पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो आप लगा देंगे कौन सा आंसर? डी, उपयुक्त सभी, इसमें सही उत्तर आपका है। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इसमें है कि व्हेन वाज वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF स्टेबलाइज, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष, जिसे WWF के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। याद रखेंगे दोस्तों, 1961 में की गई थी। सभी विश्वविद्यालय के कॉमन क्वेश्चन हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आप सबके लिए। चलिए अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन दिया गया है कि ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी शुड बी, यानी किसी कंपनी के प्रबंधक को कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल परिश्रमी होना चाहिए और नेतृत्वशील होना चाहिए। तो इसलिए आप आंसर लगा देंगे डी वाला। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस, यानी 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो आप आंसर करिएगा, गांधी जी ने। गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा प्रस्तुत की है। यहाँ पर आपका ए उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। तो कभी कभी क्या होता है कि 7 पाप कौन कौन से, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें 4 दिए गए हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? बिना कार्य के धन, तो ये पहला है गांधी जी के 7 पापों में। दूसरा है चरित्र विहीन ज्ञान, तीसरा है मानवता विहीन ज्ञान विज्ञान। तो ये उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर है। ये तीनों क्या है? गांधी जी के पाप है। टोटल तो 7 पाप है। ठीक है,
जिन्होंने गांधी जी ने जो 7 पाप की अवधारणा दी है उसमें ये 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कौन कौन सा है, तो तीनों है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे। अगला देखेंगे 9 नंबर, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है, तो आपने 3 देखा था, 3 ये आपके हो गए। चौथा ये हो जाएगा नैतिकता विहीन व्यापार, त्याग के बिना धर्म, और आपका सी हो जाएगा सिद्धांत विहीन राजनीति। ठीक है, तो ये सब सम्मिलित हैं गांधी जी के 7 पापों में, तो डी आंसर करिएगा आप लोग उत्तर। चलिए अगला देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड, जिसमें पूछा जाता है सफिक्स में लिख दिया जाता है CSR। ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि CSR का फुल फॉर्म क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये 2023 और 21 की परीक्षा में ये आया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इसका फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका जो उत्तरदायित्व है वो कौन संभालता है, तो इसका उत्तरदायित्व जो है दोस्तों वो आप ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें लगा देंगे आप उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें आपका इंडिविजुअल भी है, कलेक्टिव भी है, और कंपनीज भी है, तो इसलिए आंसर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि CSR संक्षिप्त चर है। CSR इज एब्रिविएटिव्स ऑफ, यानी कि ये किसका, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपका आंसर ए करेक्ट उत्तर होगा, जैसा कि मैंने भी बताया आपको। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 12 नंबर, इसमें पूछा गया था कि एनजीटी का संक्षिप्त चर, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो एनजीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ग्रीन अगर यहाँ पर आप ग्रीन शब्द देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो आपका यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया कि एनजीटी इज रिलेटेड टू, एनजीटी किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है कि एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बी है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सी दिया गया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और डी ऑप्शन कह रहा है लोकतांत्रिक सुधार, तो इसमें से आपका जो करेक्ट उत्तर होगा हो जाएगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित है एनजीटी। ओके, तो आंसर आपका सी सही होगा। चलिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 14 नंबर, जिसमें है AQI स्टैंड फॉर, AQI का तात्पर्य किससे है भाई, तो इसका तात्पर्य किससे है, ध्यान रखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ पर बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, AQI रिलेटेड ऑफ क्वालिटी ऑफ, AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो ये किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा एयर यानी वायु से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है साइबर असुरक्षा संबंधित है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई कि साइबर असुरक्षा किससे संबंधित है। पहला दिया गया कि देश के क्षेत्रफल की सुरक्षा से, बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन अंतरण से। ठीक है, साइबर सुरक्षा संबंधित है किससे, ऑनलाइन अंतरण से संबंधित है, आपका बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर अपराध में समाहित है, साइबर अपराध में समाहित है, पहला दिया गया ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रेषित करना, सी है ऑनलाइन आतंकवाद, तो आप लगा देंगे भैया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें है कि साइबर क्राइम इंक्लूड, साइबर अपराध में समाहित है, तो आपको मैंने बताया था आंसर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक खाद्य है, कार्बनिक खाद्य पूछा गया भाई, तो जंक फूड, फास्ट फूड, और यहाँ पर दिया गया प्रसंस्कृत खाद्य, तो इसमें से जो प्रोसेस्ड फूड है ये आपका जंक यानी कि जंक फूड है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड इनमें से कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड कौन सा नहीं है, तो प्रोसीड फूड इसमें से नहीं होगा, सी आंसर सही उत्तर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय प्रबंध का मूल नहीं है, तो व्यवसाय की बात हो रही कि प्रबंध का मूल कौन सा नहीं है, तो भ्रष्टाचार भी नहीं है, घूस नहीं है, और निम्न गुणवत्ता उत्पाद ये सभी नहीं है, तो डी आंसर इसमें से करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया जो कि है 20 नंबर, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा जी के बारे में पूछा गया है। रतन टाटा जी बहुत ही बड़े उद्योगपति थे और एक पायलट भी थे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लगा देंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि रतन टाटा जी के बारे में पूछा गया है। वो एक दानदाता भी थे, पायलट भी थे, उद्योगपति भी थे। डी आंसर यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि अजीज प्रेमजी कौन है। अजीज प्रेमजी कौन है? तो यहाँ पर आपका पहला दिया गया इंडियन बिजनेसमैन, ठीक है। दूसरा है आपका निवेशक, सी दिया गया परोपकारी। तो ये तीनों इंक्लूड है, अजीत प्रेमजी से संबंधित है। तो डी आंसर इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे 22 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। तो फेसबुक आता है, आपका व्हाट्सएप आता है, ट्विटर, ये तीनों सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो आप लगा देंगे आंसर नंबर डी सही उत्तर। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। और सूची नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है कि रतन टाटा। तो रतन टाटा आपके टाटा सन से संबंधित है। आपका है कि अजीज प्रेम जी, प्रेम जी की जो कंपनी है वो विप्रो है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जनक है। तो इस प्रकार से आपका पी का जो होगा, पी आपका सेकंड जाएगा, पी के साथ सेकंड, क्यू आपका हो जाएगा थर्ड, और आर हो जाएगा फर्स्ट। इस प्रकार से ए आंसर यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें है कि विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः जाना जाता है। तो विवेकानंद जी का जो दर्शन था उसको हम किसके रूप में जानते हैं? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो द्वैत, पहला दिया गया ऑप्शन कि द्वैत वेदांत, बिल्कुल नहीं है भाई। विशिष्ट द्वैत वेदांत, यहाँ पर व्यवहारिक वेदांत है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सी आंसर सही होगा, व्यवहारिक वेदांत। ये विवेकानंद जी के दर्शन को सामान्यतः जो जाना जाता है वो व्यवहारिक वेदांत के नाम से जाना जाता है। सी आंसर सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि मूल्यों को किसके रूप में जाना जाता है। तो मूल्यों को हम मानक या आदर्श के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? मानक या आदर्श रूप में। इसलिए आपका बी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इसमें है, जिसमें पूछा गया है कि एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की है। ए गुड वैल्यू इज अ, तो एक गुड वैल्यू इज ए एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति, स्वीकृति ऑफ डूइंग गुड फॉर ऑल पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीकृति होगा, यानी कि एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की स्वीकृति है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कौन सी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है? कौन सी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है? तो यहाँ पर नैतिक, आध्यात्मिक, धर्म निरपेक्ष, तो इन तीनों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो डी आंसर लगाइएगा इसका सही उत्तर। चलिए भाई 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें है कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो भारत में अगर बात करें कि भ्रष्टाचार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो आप राजनीति में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आप चीजें आज के युग में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो कहाँ पर है भाई? राजनीति में, पॉलिटिक्स में। दूसरा नौकरशाही में भी आजकल है, और व्यवसाय में भी। तो उपयुक्त सभी आप देखेंगे यहाँ पर सही आंसर डी लगा दीजिएगा, सभी उत्तर हो जाएंगे आपके सही। चलिए अगला देखेंगे, ब्लैक मनी मीन्स पूछा गया काले धन का क्या तात्पर्य है भाई। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुद्रा जो छपने के समय काली हो गई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सबको पता है अभी हाल ही में नोटबंदी हुई थी, है ना। तो काला धन के नाम से सब लोग चौक उठे थे, बहुत सारे जो नोट वो कचरे के डब्बे में या इधर उधर जले हुए मिले थे। तो वही काला धन आपका है, जो एक प्रकार का ऐसा धन जो अर्जन करके, यानी इस प्रकार से अर्जन किया गया हो, इस तरह प्रकार से कमाया गया हो जिसका कोई मोल तोल ना हो, ठीक है, चोरी कर की गई हो, तो वो आपका सी आंसर कहलाएगा, काला धन, ठीक है। चाहिए अगला देखेंगे भाई 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। तो भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए आपको क्या करना है? आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग जो आपका है, ठीक है, वहां पर आपको इसकी सूचना देनी है। आपका बी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज वैल्यू, यानी कि मूल्य पूछा गया कि मूल्य क्या है। तो मूल्य एक प्रकार का आइडिया है, एक थॉट है और एक्शन है, ठीक है। तो आप रखेंगे विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया है कि वैल्यू आर आल्सो नोन एज, मूल्यों को किस रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू की बात हो रही है। तो वैल्यू को हम मानक या आदर्श के रूप में मानते हैं। आपका बी आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, AQI फॉर सिटीज, जिसमें दिया गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 4 सिटीज, जिसमें बलरामपुर है, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर इंक्लूड है। ठीक है, तो वहां पर बताना है कि विच सिटी हैज अ ग्रेटर लेवल ऑफ पॉल्यूशन, यानी किस सिटी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। तो बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर, ये 4 नगर है और इनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्रमशः कितना है, 300। तो सबसे पहले बलरामपुर, तो बलरामपुर का कितना है, 300। दूसरा अयोध्या, अयोध्या का है 350। और तीसरा है लखनऊ, तो लखनऊ का 400 और कानपुर का है 450। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 450 है, तो लास्ट में कानपुर है। तो जाहिर सी बात है कि कानपुर का जो प्रदूषण स्तर है वो सबसे अधिक है इन चारों में, तो आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो नियरेस्ट जो जिला है हमारा गोंडा है, तो हमारे गोंडा जिले के सटा हुआ आपका बलरामपुर, अयोध्या, ठीक है, ये दोनों है। तो आप सब अगर गोंडा, बलरामपुर या अयोध्या से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। ओके, चलिए अगला देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि रीजंस फॉर द कॉर्पोरेशन आर, भ्रष्टाचार के कारण पूछा गया है। तो भ्रष्टाचार का कारण जो होता है वो आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक असुरक्षा, ठीक है। दूसरा आयकर की उच्च दर, सी दिया गया है लोकतांत्रिक प्रणाली, तो ये तीनों इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर डी आंसर लगा दीजिएगा सही उत्तर। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। और 35 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये किसने कहा था। पहला ऑप्शन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपका सी राजगोपालचारी, और डी दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आ चुका है, जिसमें पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भैया, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखी गई थी APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, सोशल मीडिया इंक्रीजेस, यानी सोशल मीडिया किसको बढ़ावा देती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सोशल मीडिया आजकल सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दे रही है वो क्राइम को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है। तो साइबर सुरक्षा की बात करें तो ये साइबर सुरक्षा, पहला ऑप्शन किया गया कि साइबर सुरक्षा अपराधियों से बचाती है, बी ऑप्शन है साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा करती है, या ऑप्शन सी है साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की रक्षा करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कि साइबर सुरक्षा जो है वो इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों से रक्षा करती है, सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है मानकीकरण से लाभ पूछा गया है कि क्या लाभ है। तो मानकीकरण की अगर बात की जाए तो इसमें आपके डिजाइन के लिए आसान, निर्माण करने में आसान और निर्माण पूरा करने में आसान, ये तीनों में सहायता करता है मानकीकरण। तो डी आंसर सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें है कि मानकीकरण के नुकसान कौन से हैं। इनमें से एक नुकसान आपको बताना है मानकीकरण का। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला दिया गया है अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्ट हो, तो ये एक प्रकार का फायदा है, बी है विनिमेयता, सी दिया गया है कि उत्पाद डिजाइन की प्रारंभिकी, और डी दिया गया आंसर कि छोटा उत्पाद जीवन चक्र। तो यही एक नुकसान है, डी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए ISI मार्क प्रभावीकरण चिन्ह है, किसका चिन्ह दिया गया ये पूछा गया है कि, तो ये औद्योगिक उत्पादों में ISI जो मार्क है प्रभावी चिन्ह, वो औद्योगिक करण में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है मार्क। तो यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। चलिए अगला देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 42, और 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है। फेसबुक भाग है सोशल, आपका सोशल मीडिया के अंतर्गत व्हाट्सएप भी है, यहाँ पर वीडियो कॉल सोशल मीडिया के थ्रू नहीं आता है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा। तो 42 का ऑप्शन सी सही है। अगला देखिएगा पर्यावरणीय अदालत, पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल कोर्टिस, पहला दिया गया रेवेन्यू कोर्ट, उच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है ये पर्यावरणीय अदालत है। यहाँ पर आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
आंसर नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। सफिक्स में इसको लगते हैं एनजीटी, जिसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है सभी विश्वविद्यालय में। तो एनजीटी मतलब हो गया नेशनल, जी मतलब ग्रीन और टी फॉर ट्रिब्यूनल के ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई कि एनजीटी वाज स्टेबलाइज्ड इन, एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो एनजीटी की जो स्थापना की गई थी वो सन 2010 में की गई थी, इसलिए आंसर ए इसमें सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ओजोन होल, ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण सबसे जो प्रमुख है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए चलिए भाई 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है कि वातावरण में, क्वेश्चन है वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो ओजोन परत सबसे ज्यादा रक्षा करती है भैया, यहाँ पर आंसर सी लगा दीजिएगा, सही उत्तर। 47 नंबर क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। सो आंसर नंबर 20 में करेक्ट आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 22 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आपका यहाँ पर सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो रिलेटेड है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, कृषि उत्पादन से संबंधित है। सी आंसर इसमें से आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सन 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था। यहाँ पर आंसर नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपका क्वेश्चन पेपर, जैसे आप पेपर दे करके आते हैं तो पेपर जो है वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9984947535 इस पर आप सेंड कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी आंसर की बना दूंगा। ठीक है, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फिर से सुन लीजिएगा, 9984947535, ये कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर को और जल्द से जल्द आपको आंसर की मिल जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि जीवमंडल है। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग कि जीवमंडल है। तो जीवमंडल एक प्रकार का क्या है भाई? एक प्रकार का इकोसिस्टम है, तो इसलिए आंसर सी लगा देंगे, परितंत्र। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 52 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो परितंत्र का जो समुच्चय है वो कहलाता है बायोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोस्फीयर, यानी हिंदी में जीवमंडल। आपका सी आंसर इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज, पारिस्थितिकी तंत्र को किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र को हम पर्यावरण के साथ सभी पौधे और सभी जानवरों की जो प्रजातियां हैं उसको पारिस्थितिकी पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज along with environment are called ecosystem। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, और इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को जो खाने की श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को जो खाने की श्रृंखला है उसको हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव पूछा गया कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, तो ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं, यानी कि आंसर डी इसमें से सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित रहता है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, HNO3 और H2SO4। तो क्या ये दोनों है? बिल्कुल नहीं है। इसमें से H2SO4 आपका अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, तो आंसर सी इसमें से सही उत्तर है। डी आप बिल्कुल मत लगाइएगा। चलिए
बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बी और सी, नन आप, अगर आल आप एबव, तो ये ज्यादातर टिक करते हैं। भाई क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर अब जान चुका है कि आप सब वही टिक करते हैं, इसलिए एग्जामिनर इस तरह से कंडक्ट कर देता कि आप वही टिक करेंगे और आप गलती कर बैठते हैं। तो गलती मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक आंसर करिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम 2.5 संबंधित है। तो पीएम 2.5 जो संबंधित है ये आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स से यानी एयर पॉल्यूशन से संबंधित है, वायु प्रदूषण यहाँ पर सही आंसर होगा। 57 का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वन इज ट्रू अबाउट द श्रीमद् भागवत गीता। श्री भगवत गीता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सत्य को ढूंढना हमें कि यह हिंदी में लिखा गया था। तो क्या श्री भगवत गीता जो है वो हिंदी में लिखी गई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह संस्कृत में लिखी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी आंसर कि इट इज रिटन इन संस्कृत, तो ये संस्कृत में लिखी गई है, यही सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में से सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 59, और इसमें पूछा गया है कि भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में निम्न चरित्र गुण होने चाहिए। तो भगवत गीता के अनुसार अगर देखा जाए तो जो प्रत्येक प्रबंधक हैं, प्रत्येक मैनेजर हैं, उनमें जो चरित्र गुण होने चाहिए वो पहला तो होना चाहिए कि वो दृष्टिकोण निर्मित करें, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति और योजना, और सी दिया गया नेतृत्व की कला। तो डी आंसर लगा दीजिएगा, आल आप एबव इसमें से सही उत्तर आपका होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और इसमें पूछा गया कि मैनेजर फंक्शन आर प्रबंधक का कार्य है। तो प्रबंधक का कार्य क्या होता है? प्रबंधक का कार्य होता है कि संस्था का उत्कृष्टता स्थापित करे, नवाचारी संस्थान का जो निर्मित करे। सी आंसर है कि मानव संसाधन का विकास करना। तो ये सभी जो है जरूरी है, इसके लिए प्रबंधक का ये कार्य है, इसलिए आंसर डी इसमें से सही उत्तर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, इसमें दोस्तों की अधिकांश भारतीय उद्यम प्रबंधकीय प्रविधि में निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो पहला है विवाद, विवाद का सामना। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता। सी आंसर है कि प्रेरणा का अभाव। तो इसमें से उपयुक्त सभी ये सभी होंगे, आंसर डी इसमें से आपका करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे भाई 62 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए बच्चों में नैतिकता पूर्ण नेतृत्व का गुण, धनार्जन की प्रतिभा, और सी आंसर कह रहा है कि वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला। तो ये तीनों होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार प्रत्येक बच्चों के जो है विकास में, यानी कि उनके शिक्षा में, उनके पालन पोषण में। तो आंसर नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, और इसमें पूछा गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो शिक्षा पर बल दिया था, और इनके अनुसार उन्होंने बताया था जो शिक्षा होनी चाहिए वो क्रिया विधि पर आधारित, यानी एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, मूल्य आधारित होनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड यानी स्मृति आधारित होना चाहिए। ये तीनों कितने बताया था एपीजे अब्दुल कलाम ने? ये शिक्षा का प्रकार बताया था कि क्रिया विधि के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए, मूल आधार शिक्षा होनी चाहिए, और स्मृति आधार शिक्षा होना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से अगर हो जाए तो भाई आप सबके लिए, ये सब हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है। आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, जैसे मान लिया आप अभी स्टडी कर रहे हैं, तो मेन स्टडी में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आपने देखा, लेकिन इसका फोकस है कि पीडीएफ आप लीजिए और पीडीएफ को एक बार सॉल्व करिए। तो ये हो जाती है आपकी एक्टिविटी बेस्ड वैल्यू, यानी मूल्य आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सी आपका मेमोरी यानी स्मृति आपकी बनी रहे। इन तीनों के आधार पर होनी चाहिए शिक्षा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर नंबर डी इसमें से आपका सही उत्तर है। चलिए भाई 65 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, और इसमें पूछा गया कि प्राचीन भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए हैं, और यह कथन कैसा है, सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य कथन है भाई, आंसर नंबर आपका 20 में सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, और 66 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि
पहाड़ों एवं खुले स्थानों पर, वनों के निकट, नदी की धारा के पास जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो अधिक क्या है, स्वस्थ एवं दीर्घायु है, बीमार है, निर्धन है या धनी है। तो दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। पूछने का कारण ये है कि खुले स्थान पर जो वन है उनके निकट हो, यानी कि आपके आसपास वन भी हो, आपके पास नदी, आपके आसपास जहां रह रहे हैं उसके पास नदी भी हो, तो वहां के व्यक्ति कैसे, वहां के व्यक्ति थोड़ा सा स्वस्थ हो, ज्यादातर स्वस्थ माने जाते हैं और दीर्घायु भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य चेष्टा करता है, तो पहला है पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की। बिल्कुल सही बात है, हम और आप चाहते हैं कि पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को अपने अनुसार बना ले। कभी कभी मन करता है कि यार ठंडी क्यों आ रही है, गर्मी क्यों नहीं, हल्की ठंडी लगे, यानी गर्मी ठंडी इस तरह से ठंडी हो कि ना तो ठंड लगे और ना बहुत ज्यादा गर्मी लगे। इस प्रकार से हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा हम कर भी नहीं सकते। आंसर ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा कि मनुष्य चेष्टा करता है कि वह पर्यावरण को अपने अनुकूल बना ले। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें है कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, यानी कि वैश्विक तापमान से प्रभाव पड़ेगा, मौसम पर प्रभाव पड़ेगा, तापमान पर पड़ेगा, ध्रुवीय वर्षा पर पड़ेगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो मौसम, वेदर, टेम्परेचर और आपके ध्रुव जो आपका पोलार यानी कि ध्रुवीय जो बर्फ है उन पर भी पड़ेगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट अफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों कहां पर नहीं इफेक्ट करेगी, तो मुद्रास्फीति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी जलवायु परिवर्तन पर, ग्लेशियर पर और हिमपर्त चद्दर पर पड़ेगा। चलिए अगला देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि एयर इज वायु है। वायु क्या है भाई, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर। तो आप सबको पता होना चाहिए वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, मिक्सचर है। तो आंसर नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया कि वनों को काटने का परिणाम होता है। पहला है लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसका क्या मतलब भाई, वन से, वन की कटाई से लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का भी कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना है वो है मिट्टी की क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ का। ठीक है, अगर आप वन की कटाई करेंगे तो मिट्टी का क्षरण होगा, और मिट्टी का जब क्षरण होगा तो अनियंत्रित बाढ़ आएगी। तो आंसर सी इसमें से सही उत्तर है। चलिए अगले को क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला है कि जैविक विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, और यहाँ पर दिया गया पॉवर्टी ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, निर्धनता में कमी, प्रदूषण का नियंत्रण, जैविक विविधता का संरक्षण, ये सभी सतत विकास के आवश्यक अवयव हैं। डी आंसर सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों एक जो टिकाऊ जैव समूह होता है उसको संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण। ऑप्शन नंबर ए इसमें से आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखेंगे 70 क्वेश्चन नंबर 74, इसमें है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वन डायमेंशनल होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, खाद्य जाल में जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो वन डायमेंशनल होता है। तो आंसर लगा दीजिएगा भाई 74 का ऑप्शन ए। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि विच गैस इज रिक्वायर्ड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आवश्यक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप देखें कि कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, इसमें प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर बात की जाए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण तो इनमें से गैस का जो उत्सर्जन होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो तात्पर्य है दोस्तों वो क्या है, वो है ना तो लाभ अर्जित करना और ना ही हानि उठाना, इसलिए आंसर नंबर सी में से सही उत्तर आपका है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस अध्ययन को हम कहते हैं दोस्तों इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आंसर नंबर आपका इसमें सी आपका करेक्ट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79, जिसमें पूछा गया है कि परितंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। भैया परितंत्र के घटक पूछा गया है, तो परितंत्र के जो घटक हैं वो है जैवीय और अजैवीय, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका सही उत्तर उसमें होगा। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन मतलब मृदा का जो कटाव है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। जनसंख्या की वृद्धि से भाई कोई फर्क नहीं होगा, वन रोपण कर करके, ठीक है। यानी कि आप अगर वन लगाएंगे तो वन की वजह से मृदा का जो क्षरण है वो रुक जाएगा, ठीक है, अपरदन रुक जाएगा। तो आंसर बी आपका करेक्ट उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सबको पता है, सूर्य से प्राप्त होती है, सी आंसर इसमें से करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण। तो अजैव अवयव का जो उदाहरण है वो इनमें से किसका है भैया, हवा। हवा, एयर जो है ये पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल पूछा गया था, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल इज एयर, सी आंसर इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, और इसमें पूछा गया कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए या 15% या फिर 33.3% या 99%। तो 99% तो कहीं पर होना ही नहीं चाहिए, इसमें से एग्जैक्ट हो जाएगा 33.3%, ठीक है। ये अगर पारिस्थितिकी का संतुलन चाहते हैं आप कि बना रहे, बैलेंसिंग रहे, तो उसके लिए 33.3% वन क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, सी आंसर करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए भाई, अगला देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि विच एग्रीकल्चर इज सुटेबल विच इन्वायरमेंटल व्यू। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। तो यहाँ पर कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल व्यू के आधार पर। तो आंसर नंबर ए इसमें से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर आपका 85, और 85 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 इज द पॉल्यूट बिकॉज इज, ठीक है। CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करता है भैया, CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि ये तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर नंबर बी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 86 नंबर, जिसमें है कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। जो मेट्रो नगर है उसमें प्रदूषण का जो मुख्य सोर्स है वो आपका है इंजन चलित वाहन, बी आंसर इसका सही उत्तर होगा 86 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीडीटी। जैसा कि मैंने बताया था कि डीडीटी क्या है भैया, बताने का प्रयास कीजिएगा। डीडीटी क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर दिया गया है कि ये उर्वरक है, बी है कीटनाशक, दवा या उपयुक्त सभी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है, सही आंसर होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, परितंत्र के अजैविक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो परितंत्र के जो अजैविक घटक हैं वो आपका हो जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का प्रवाह, सही आंसर ए आपका है इस क्वेश्चन में। अगला देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, और इसमें है आपका कि ट्रॉपिक लेवल और फॉर्मेट बाई, यानी पोषी स्तर बनाता है। तो पोषी स्तर की जब बात हो तो पोषी स्तर केवल ऑर्गेनिक लिंकेड इन फूड चेन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के जुड़े जीवों से मिलकर के पोषी स्तर बनता है। तो आंसर डी इसमें से सही उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90, और इसमें पूछा गया है कि एक पादप को शाकाहारी कहते हैं, इन्हें मांसाहारी खाते हैं, ये बनाती है, तो ये बनाती है भैया एक प्रकार का खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ये फूड चेन बनता है कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही उत्तर होगा। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र का महत्व होता है, क्या पूछा गया है, परितंत्र का महत्व होता है। चलिए सब बताने का प्रयास करेंगे, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आंसर करिए भाई कमेंट बॉक्स में, परितंत्र का महत्व। आपके ऑप्शन दिए गए फ्लो ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि खनिजों का चक्रण। तो परितंत्र का जो महत्व होता है वो इन दोनों में होता है, सी आंसर इसमें से सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
जिसमें पूछा गया TRAFFIC इस ए ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइजिंग। तो ये स्टेबलाइज कब किया गया था? तो ये स्टेबलाइज किया गया था 1976 में। आंसर नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। अगला आंसर देखेंगे भैया। नेक्स्ट आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 93 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? चंडीगढ़ आपका ऑप्शन है, द्वितीय ऑप्शन दिया दिल्ली, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। तो इनमें बता रहा है कि किसकी जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। तो भाई सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा दिल्ली की। दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है चंडीगढ़ और पांडिचेरी और लक्षद्वीप की अपेक्षा। चलिए अगला देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि का पूछा गया कारक नहीं है। तो गर्म जलवायु, गरीबी और अशिक्षा का कोई भी मैटर नहीं है जनसंख्या की वृद्धि से। यहाँ पर केवल और केवल कारण पूछा गया कि नहीं है, वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। तो गर्म जलवायु इसका कोई कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें है कि पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व। पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है किसका भैया? सरकार का, शिक्षण संस्थाओं का, जनता का। तो इन तीनों का है ठीक है उत्तरदायित्व पर्यावरण के संरक्षण के लिए। सी आपका आंसर नंबर डी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइबर क्राइम क्या पूछा गया है? साइबर क्राइम आर डन थ्रू, साइबर अपराध किए जाते हैं। तो साइबर अपराध जो किए जाते हैं वो इंटरनेट के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर बी हो जाएगा, जिसमें अस्त्र शस्त्र का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर सही उत्तर है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन था, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है? पहला दिया गया ड्यूगो, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, डोगो या माफ कीजिएगा डोडो या लाल पांडा। तो इनमें से दो ऑप्शन होंगे आपके सी और डी। इन दोनों विलुप्त प्रजाति हैं, लेकिन ज्यादातर डोडो इसमें से सही उत्तर होगा। सी आंसर आपका 97 नंबर क्वेश्चन का। चलिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ईएमएस। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, किसका फुल फॉर्म क्या होता है ईएमएस का? तो ये होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ईएमएस स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से। आंसर नंबर ए इसमें से आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 और इसमें पूछा गया है कि आप प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दे सकते हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण में आप योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है कि साइकिल का प्रयोग करके, या ऑप्शन बी है ईंधन चलित वाहन का उपयोग कर न्यूनतम करके, पौधारोपण करके। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए जब आप ईंधन चलित वाहन का प्रयोग कम करेंगे तो जो प्रदूषण है वो ऑटोमेटिक कम होगा। साइकिल का प्रयोग करेंगे बहुत अच्छी बात है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो यह भी आपके प्रदूषण नियंत्रण को रोकेगा। तो यहाँ पर डी आंसर सही उत्तर होंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन 100 नंबर। इसमें पूछा गया कि पवित्र उपवन उपयोगी होते हैं। चलिए ऑप्शन ए दिया गया मिट्टी की कटान रोकने में, पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में, दुर्लभ तथा लुप्त जो प्राय प्रजाति है उनके संरक्षण में, और डी दिया गया नदियों के पानी के साल भर प्रवाह में। आपको आंसर करना है सभी लोग को। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आंसर मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि किसका सही आंसर है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबका आप सबसे मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भाई 100 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके विश्वविद्यालय में, मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 2 मॉडल पेपर और हैं जो कि 100+ एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, जिसमें इंक्लूड है जो विभिन्न विश्वविद्यालय में पीछे पूछे गए प्रश्न थे उनको मैंने रिपीट करा दिए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के उन वीडियो को देख लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहते हैं कि मिल जाए हमें विथ सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, ये आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप इस पे सर्च कर दिएगा सर्च बार में एसपी स्टडी पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा चैनल जहां से आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।